हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि आवेश क्या है और आवेश कैसे किसी वस्तु पर उत्पन्न किया जाता है और आवेश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार से होती हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में सीखा और जाना। आज हमें पढ़ना है कि आवेश का मात्रक क्या क्या होता है, छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर आवेश के क्या क्या मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सबको हमें सीखना है। तो हेडिंग लगाएंगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। तो सबसे पहले आपको समझना है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। चार्ज का, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है उसको कूलम से व्यक्त किया जाता है या कूलाम से व्यक्त किया जाता है। कूलम या हिंदी में इसको कूलाम लिखते हैं या कूलम भी किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है। शॉर्ट में इसको सूचित किया जाता है सी से। तो चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है, कूलम होता है, इसे सी से डिनोट किया जाता है। जबकि सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक जो है इसको ईएसयू ऑफ चार्ज, ईएसयू ऑफ चार्ज या इसी को फ्रैंकलिन कहते हैं। फ्रैंकलिन, ईएसयू ऑफ चार्ज या फ्रैंकलिन। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और यू से यूनिट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है और सीजीएस मात्रक जो है ईएसयू ऑफ चार्ज या उसी को फ्रैंकलिन कहते हैं। बात करें तो एक कूलम का तात्पर्य 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज से है। इसको नोट करते जाएंगे अपने अपने कॉपी में। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। मतलब एक कूलम को 3 × 10⁹ ईएसयू में, या कह सकते हैं आप इसको फ्रैंकलिन में व्यक्त किया जाता है। जबकि एक और सीजीएस मात्रक होता है जो ईएसयू ऑफ चार्ज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका इस्तेमाल करेंगे सीजीएस मात्रक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत सीजीएस मात्रक के रूप में कहेंगे ईएसयू ऑफ चार्ज। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म, तो वहां पर मैग्नेटिज्म के लिए सीजीएस जो मात्रक होगा वो कहलाएगा ईएमयू ऑफ चार्ज, ईएमयू ऑफ चार्ज। तो सीजीएस मात्रक जो होगा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम लगाएंगे ईएमयू ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नहीं दिख रहा है, यहां लिख देते हैं साइड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसका मान लगभग कहा जाता है, या आपको याद रखना है, एक कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ठीक है, आपको दिख रहा है। एसआई मात्रक की बात करें आवेश की, तो आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। जबकि सीजीएस मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे सीजीएस मात्रक जो है ईएसयू ऑफ चार्ज या तो फ्रैंकलिन है। और याद रखना है आपको कि एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज, या उसी को कहेंगे फ्रैंकलिन। और तीसरा हमने मैग्नेटिज्म की बात करा, तो मैग्नेटिज्म के अंतर्गत सीजीएस मात्रक जो होता है ईएमयू ऑफ चार्ज कहलाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहेंगे। और एक कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब एक और बड़े स्तर पर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है आवेशों की गणना करने के लिए, आवेश को मापने के लिए, उसको कहते हैं फैराडे, उसको बोलते हैं फैराडे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500
कूलम होता है। मतलब 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। इसको भी याद रखेंगे। ये जो है फैराडे, ये एक लार्ज यूनिट है, बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है लार्ज यूनिट। और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारा EMU। ये सबसे EMU और ESU, ये जो दोनों है स्मॉल यूनिट्स है, जबकि फैराडे जो है एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला यूनिट है, जो प्रायः प्रैक्टिकल स्टेज पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन सब बातों को याद रखेंगे। तो हमने सीखा आवेश का मात्रक सीजीएस में क्या होता है और एसआई मात्रक क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के पैमानों को समझा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे। आवेश का मात्रक हमने समझा, और आवेशों के गुणों के बारे में जानेंगे कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं और आवेश कैसे व्यवहार करते हैं, उनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के क्या क्या गुण है उनको हम सीखेंगे, जानेंगे कि आवेश कैसे व्यवहार करते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें हम समझेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश अदिश होता है। आवेश अदिश होता है। अदिश होने का तात्पर्य, अदिश का तात्पर्य स्केलर से है। स्केलर आपने पढ़ा है, स्केलर 11th में आपने पढ़ा है। अदिश राशि, सदिश राशि डिटेल में वहां पर अध्ययन किया है। जनरली समझ सकते हैं अदिश का मतलब, स्केलर का मतलब होता है कि ऐसी राशियां जिनका केवल और केवल क्वांटिटी हो, परिमाण हो, जबकि डायरेक्शन को नहीं लिया जाता है, तो ऐसी राशियों को हम स्केलर्स बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। तो वैसे ही चार्ज जो है एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को हम लोग आसानी से अलजेब्रिक मेथड के द्वारा जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, या कोई भी नंबर ले लीजिए, ये सब के सब क्या है, केवल परिमाण है, और परिमाण को हम लोग आसानी से अलजेब्रिक मेथड से जोड़ सकते हैं। 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड कर दीजिए, आप आसानी से ऐड करके बता सकते हैं। 10 हो गया, ये परिमाण हो गया 10। लेकिन जबकि डायरेक्शन की बात जब करेंगे, साथ में सदिश अगर राशि होती तो परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी आता। तो ऐसे डायरेक्शन के साथ आई कैप लगा होता है, जे कैप लगा होता है, के कैप, ये एक्स एक्सिस की ओर होता है, ये वाई एक्सिस की ओर होता है, ये जेड एक्सिस की तरफ होता है। और इनको ऐड करने के लिए वहां पर एडिशन के लिए नियम बताए गए थे। वेक्टर एडिशन कैसे कैसे किया जाता है आपने सीखा 11th में। क्योंकि अभी हमें सदिश की बात नहीं करना है, केवल अदिश की बात करनी है, और अदिश को सिंपली अलजेब्रिक मेथड से जोड़ सकते हैं। मतलब कुछ भी परिमाण हो चार्ज को, उसको आसानी से हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं कि आवेश का मान किसी वस्तु पर कितना है। तो आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, आवेश अदिश होता है या अदिश राशि होता है। चार्ज इज स्केलर, मतलब चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, आवेश अदिश राशि होती है, मतलब उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, और उसको हम आसानी से अलजेब्रिक मेथड से निकाल सकते हैं। तो कैसे किसी वस्तु पर आवेश को कैलकुलेट करते हैं, इसी पॉइंट के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे और समझते हैं कि किसी वस्तु पर कितना आवेश कब आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के कारण, और कैसे उसको निकालते हैं, इसको सीखेंगे। तो आप पहला हेडिंग, आपने पहला गुण पढ़ा आवेश अदिश होता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ई से डिनोट कर रहे हैं, और किसी प्रोटॉनों की संख्या जो है नंबर ऑफ p है। तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ही, और हमने बताया था वस्तुओं के प्रकार जब पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। जबकि दोनों पर अगर जबकि वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों संख्या बराबर है तो कहेंगे कि वस्तु क्या है, विद्युता उदासीन है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो हमें आवेश का कैलकुलेशन करना है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके आधार पर आसानी से हम लोग किसी वस्तु पर आने वाले आवेशों की गणना कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन है, और आपने ये भी सीखा था ई का तात्पर्य 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लगा के सॉल्व करते हैं, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लगा के सॉल्व करते हैं। ये भी मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। आवेश अदिश होता है, और कैसे आवेश की गणना करते हैं हम इसको सीखने वाले। तो मान लीजिए किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वस्तु में
वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको हमने मान लिया नंबर ऑफ ई, और उसी वस्तु में प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉनों की जो संख्या है उसको मैंने मान लिया नंबर ऑफ पी। अब बताइए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ ई और प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ पी। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो मैंने बताया अभी आवेशों का, आवेश जो होते हैं अदिश होते हैं, और अदिश को आसानी से अलजेब्रिक मेथड से जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर उपस्थित परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ ई है और वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ पी है। तो टोटल आवेश की बात करते हैं, गणना करते हैं, तो वस्तु पर आवेश की बात करेंगे तो वस्तु पर कुल आवेश जो होगा तो कहेंगे, वस्तु पर कुल आवेश की बात करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन ई जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो माइनस ई आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वस्तु में नंबर ऑफ ई है और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस ई आवेश। उसी प्रकार नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, और एक प्रोटॉन में, एक प्रोटॉन पर स्मॉल ई आवेश लिया जाता है। नंबर ऑफ, ये जो हो गया टोटल प्रोटॉनों पर आवेश हो गया, और ये जो हो गया टोटल इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया। नंबर ऑफ ई इंटू माइनस ई ये कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और नंबर ऑफ पी इंटू ई ये कुल प्रोटॉनों का आवेश, क्योंकि वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पी प्रोटॉन है। तो कुल आवेश निकाल लिया हमने, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया और ये प्रोटॉनों का कुल आवेश होगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्यों निकल जाएगा। सिंपल, मैंने बताया आपको आवेश अदिश होते हैं, उनको सिंपली जोड़ दीजिए, आवेशों का कुल परिमाण निकल जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ पी और नंबर ऑफ पी है, और यहाँ से ई जो है आवेश का मान, ई का मान अपने पढ़ रखा है, ई का इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये तो सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, प्रोटॉन के लिए प्लस होता है, तो मैं इस ई को कॉमन कर लेता हूँ। तो ई को जब मैं कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा माइनस एन ई और यहाँ बचा एन पी। तो आप किसी भी वस्तु पर आवेशों की गणना अगर करना चाहते हैं तो आसानी से उस वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ई से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उस पर उपस्थित कुल आवेशों की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे आप इसकी गणना करेंगे उसको देखेंगे। एक सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा आपको एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम ठीक है, और सोडियम ने अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो आप जानते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे ही उस पर कितना आता है आवेश, प्लस आवेश। ये प्लस क्यों लिखते हैं, इसी फॉर्मूला के आधार पर आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब सोडियम की परमाणु संख्या कितनी थी, सोडियम की परमाणु संख्या 11 थी, और परमाणु संख्या 11 है, इसका तात्पर्य है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितना बच गया, केवल और केवल 10 बच गया। अब यहां से देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, Q इक्वल टू E इंटू एन पी माइनस एन ई, यानी Q इक्वल टू E इंटू एन पी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची है, 10 बची है, यानी Q इक्वल टू E इंटू 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 होता है, और 1 इंटू ई का मतलब Q इक्वल टू E, और E का मतलब प्लस E है, और यही प्लस E का मतलब क्या है, इकाई माना गया है। एक प्लस लिखा हुआ है मतलब प्लस E, 2 लिखा हुआ है प्लस इसका मतलब प्लस 2E, और माइनस ई लिखा है, माइनस लिखा हुआ तो माइनस ई, माइनस 2 लिखा है तो माइनस 2ई। तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के आधार पर किसी भी परमाणु पर या किसी भी वस्तु में आवेशों की गणना कर सकते हैं। इसी फार्मूला का उपयोग करके आपने एक एग्जांपल सीखा। इसी प्रकार से आप क्लोरीन को भी देख सकते हैं। क्लोरीन में परमाणु की संख्या, जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है 17 है, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 से कितनी हो गई, 18 हो गई। अब Q इक्वल टू आप लिख सकते हैं E इंटू एन पी माइनस एन ई, Q इक्वल टू E इंटू एन पी का मान कितना है, 17 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 है। तो Q इक्वल टू E इंटू कितना बचाइए, -1, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इक्वल टू माइनस ई, यानी क्लोरीन पे कितना चार्ज आ गया, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया, माइनस ही है मतलब माइनस चार्ज आ गया।
तो आप समझ पा रहे हैं इसको बड़ी आसानी से कि कैसे आवेश अदिश होता है, और आवेशों को आसानी से जोड़ के हम लोग किसी भी वस्तु पर उपस्थित या किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेशों की गणना कर सकते हैं। तो आप इसको लिखें और लिखने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और निकालते हैं किसी वस्तु पर कितने आवेश की गणना कैसे की जाती है, किसी वस्तु पर कितना आवेश कब कब आता है, कब पॉजिटिव आवेश आता है, कब नेगेटिव आवेश आता है, आपने सीखा है। यहाँ पर फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चंस है हमारे पास, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मान लीजिए यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻⁷ है, जबकि प्रोटॉनों की जो संख्या है 6 × 10⁻⁷ है, तो कहा जाए कि आप उसको क्या कीजिए, वस्तु पर कितना आवेश है ये बता दीजिए। तो क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻⁷ जबकि प्रोटॉनों की संख्या 6 × 10⁻⁷ है, तो उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। और आवेश की गणना आप कूलाम में भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही मतलब कूलाम में कर सकते हैं, ईएसयू में कर सकते हैं, ईएमयू में कर सकते हैं, फैराडे में कर सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट्स मैंने आपको बता दिया है। कैलकुलेट करके देखते हैं, सारे यूनिट्स में कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना कितना कब क्या आता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में 5 × 10⁻⁷, प्रोटॉनों की संख्या 6 × 10⁻⁷ है, तो हमें वस्तु पर आने वाले कुल आवेश की गणना करनी है, ये कितना आवेश है। तो देखते हैं बिल्कुल आसानी से। Q इक्वल टू हमने पढ़ रखा है E × NP - NE, यहाँ से Q इक्वल टू E का मतलब आप समझते हैं, E का मान पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इंटू NP प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 × 10⁻⁷ है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻⁷ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इंटू इसको सॉल्व करके देखिए, ये तो कॉमन पॉइंट है, 6 में से 5 गया 1 × 10⁻⁷। आपको पता है, जैसे आपको पता है इसको हम ये x है, 6x - 5 है इक्वल टू 1x, सिंपल सा है। तो 6 में से 5 गया 1, ठीक। तो ये हो गया हमारा Q इक्वल टू 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1.6 इक्वल टू 1.6, और ये हो गया 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁷, a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n कर दिए, और ये कूलाम वैसे कूलाम। ये कितना हो गया, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -12 कूलाम। ये वस्तु पर हो गया टोटल आवेश। देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वस्तु पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, मतलब वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। मतलब जब भी सिंपल सी बात है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या, देखिए प्रोटॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और प्रोटॉनों की संख्या जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो उस वस्तु पर हमेशा धन आवेश आता है। तो हमने इसकी गणना कर दिया कूलाम के अंतर्गत, मतलब हमने आवेश की गणना की किसके अंतर्गत, कूलाम के अंतर्गत। अब इसी को आप चाहें तो ईएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईएसयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एक कूलम का मतलब कितना ईएसयू होता है, तो 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। एक कूलम में कितना ईएमयू होता है, तो 1/10 ईएमयू होता है, जबकि एक फैराड में कितना होता है, 90,500 कूलम होता है। आइए देखते हैं इन सारे यूनिट्स में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि ईएसयू में कितना होगा ये आवेश का मान, ईएमयू में कितना होगा, और साथ ही साथ फैराडे में कितना होगा। तो ये जो हमारा मान आया है आवेश का, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ईएसयू में। तो देखिए बहुत आसान है कन्वर्ट करना, आपको पता है कि आपने सीखा है अभी 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। हमारे पास कितना कूलम आवेश आया है, तो Q इक्वल टू आया मेरे पास 1.6 × 10⁻⁻12 कूलम। अब इस कूलम को हमें ईएसयू में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 3 × 10⁻⁹ ईएसयू से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ईएसयू में कन्वर्ट हो जाएगा। Q इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, 3 × 1.6 इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁻12, और ये पावर 9 है तो +9 ईएसयू, यानी कि Q इक्वल टू 4.8 × 10⁻, ये -12 और ये +9 कितना हो गया, -3 ईएसयू। ये हमारा जो चार्ज का मान आया है ये सीजीएस यूनिट यानी ईएसयू में आया है, जबकि ये यूनिट था कूलम में था, यानी कि ऐसा ही मात्रक में था। इसी को आप चाहे कन्वर्ट करना तो आप ईएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईएमयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे हमने पढ़ा है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ईएमयू, तो हम कन्वर्ट, हमारे पास चार्ज का मान कितना था, 1.6 ×
10 टू द पावर माइनस 12 कूलम था, और कूलम को ईएमयू में बदलने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 1/10 ईएमयू, ये कितना हो गया, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 1 यानी 1.6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ईएमयू, यानी Q इक्वल टू, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ईएमयू वेव चार्ज। तो यहाँ से ईएमयू में कन्वर्ट हो गया, ये ईएसयू में कन्वर्ट हो गया। हमने कूलम में कन्वर्ट करना सीखा, ईएसयू में कन्वर्ट करना सीखा, ईएमयू में कन्वर्ट करना सीखा। अब एक और बच गया कि फैराडे में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए फैराडे में भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चार्ज का मान है उसको रखते हैं, कितना है हमारे पास चार्ज है हमारे पास, Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, और हमने पढ़ रखा है एक फैराडे इक्वल टू 90,500 कूलम। तो यहाँ से एक कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक कूलम इक्वल टू ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिवाइड 1/90,500 फैराडे, मतलब कूलम को अगर फैराडे में बदलना है तो इतना से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये हमारे पास आवेश था, तो Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए 1/90,500 फैराडे। Q इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपॉन 90,500 फैराड। अब इसको इसमें डिवाइड कर लीजिए, जो यहाँ लिख लीजिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। ये हो गया फैराडे में कन्वर्ट। सिंपली इसको भाग कर दिए, इसमें जो भी वैल्यू है यहाँ पर रख लीजिए, ये फैराडे में कन्वर्ट हो गया। तो हमने सीखा कि कैसे किसी भी वस्तु पर आने वाले आवेश को कूलम में कन्वर्ट किया हमने, तो उसके बाद ईएससी में कन्वर्ट किया हमने, ईएमयू में कन्वर्ट किया और फैराडे में कन्वर्ट, मतलब जो भी मात्रक है उसमें कन्वर्ट करके हम लोग आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं। फैराडे जो है बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है, बड़े मात्रक के रूप में, जबकि ईएसयू और ईएमयू जो होते हैं सीजीएस मात्रक होते हैं, छोटे पैमाने पर छोटे स्तर पर उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए अब इस बार नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा था और मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया जाए, तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप आसानी से। सारे यूनिट्स के अंतर्गत कितना कितना आवेश आता है उसको भी कन्वर्ट करके सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है और प्रोटॉनों की संख्या जो है मान लीजिए 10 टू द पावर 5 है। यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इस पर पक्का उस वस्तु पर कितना आवेश आने वाला है, माइनस आवेश आने वाला है, ऋण आवेश आने वाला है। सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से Q इक्वल टू हमने फार्मूला लगाया E इंटू NP माइनस NE। यहाँ से Q इक्वल टू हो गया E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, NP का मान 10 के पावर 5 और माइनस NE का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हो गया Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 10 टू 5 में से 3 इंटू 10 टू 5 का 3 इंटू 10 टू द पावर 5 अगर सब्ट्रैक्ट करा जाए तो यहाँ बच जाएगा कितना, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब एक में से 3 निकल गया तो 2 बचा। तो यहाँ से Q इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1.6 इंटू यानी कि 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये पावर 5 तो जुट गया यहाँ से। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 कूलम। तो ये हमने क्या कर लिया, कूलम में एसआई मात्रक के अंतर्गत हमने क्या किया, वस्तु पर उपस्थित चार्ज को निकाला। तो यहाँ से इसी प्रकार से आप कूलम को ईएसयू में, ईएमयू में और फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया, बस आपको इतना सीखना था जो मैंने कल बताया था कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो उस पर ऋणावेश आता है, और जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो धनावेश आता है। उसको हमने इस गुण में, इससे पहला जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि चार्ज अदिश होता है और कैसे वस्तु पर आवेश आ रहा है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब ज्यादा है ऋणावेश आया था। पिछले वाले में हमने देखा प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा थी तो धनावेश आया था, और परिमाण को हमने कूलम में, ईएमयू में, ईएसयू में, साथ ही साथ फैराडे में कन्वर्ट किया और जाना सभी प्रकार के यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा समाप्त होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड जानेंगे। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड जो है इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कह रहा है कि चार्ज जो होता है ना, आवेश स्थानांतरित होता है, आवेश स्थानांतरित होता है, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब आवेश एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में जाता है। जब हम कंडीशन पैदा करते हैं, एनर्जी को जोड़ते हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे वस्तु में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश आने का कारण बस केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलता है
धनावेश आता है। जब इलेक्ट्रॉन वस्तु में प्रवेश कर जाता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है किसी वस्तु पर आवेश का आना या आवेश का उत्पन्न। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ा और कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में पढ़ा भी था इस चीज को। तो हमें ये करना है कि आवेश जो होता है स्थानांतरित होता है, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब आवेश एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में जाते रहता है। कैसे जाता है सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो है अनचार्ज बॉडी है, मतलब उदासीन वस्तु है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, ये है अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी मतलब अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। ये हमारा अनचार्ज बॉडी, इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक। और एक बॉडी यहां पर जो है जो मान लीजिए प्लस चार्ज है, मतलब धनावेशित है। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मतलब धनावेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु है। देखिए यहाँ पर अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब एक अनावेशित वस्तु और एक धनावेशित वस्तु। अब जब हम इसको कनेक्ट कराएं इस वस्तु को, दोनों को एक दूसरे के साथ, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है ना, वहां से उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में प्रवेश करना प्रारंभ करता है। जैसे आप समझिए यहाँ पर जैसे सोडियम है, सोडियम आयन है और यहाँ सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और सोडियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, मतलब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। अब सोडियम के पास चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, मतलब ये अमीर है, ये गरीब है। ये क्या करता है, जब कनेक्ट कराते हैं इसको तो ये क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन देने लगता है। अब किसी वस्तु में एक परमाणु तो होता नहीं, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, वस्तु की मात्रा पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ऐसे कितने सारे परमाणु होंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ प्रवेश करने लगता है। मतलब इसको जब इसको साथ कनेक्ट कराया जाए, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, तो यहाँ सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के सोडियम आयन को प्रदान करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वैसे ही जब एक अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के संपर्क में लाया जाता है, तो हमको पता है कि अनचार्ज बॉडी, देखिए ये जो था अनचार्ज का मतलब इसको कोई आवेश नहीं था, तो अनचार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और ये चार्ज बॉडी है मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि अनचार्ज बॉडी और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, धनावेशित और अनावेशित में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या है, ज्यादा है। लेकिन कंडीशन है, कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। देखिए जैसे सोडियम है, तो सोडियम आयन है, सोडियम को छोड़िए, एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम +3 आयन है, एल्युमिनियम +3 के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए कार्बन ले लीजिए, कार्बन के पास, कार्बन को छोड़िए कुछ और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सोडियम ही ले लीजिए, सोडियम के पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम +3 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का दिखता है, अभी भी इलेक्ट्रॉन देते रहेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा अनचार्ज बॉडी ही इलेक्ट्रॉन देगी, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए जैसे ये सोडियम के साथ पोटेशियम आयन को लगा दीजिए, चलिए ये सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब इससे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि अनचार्ज बॉडी से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बॉडी में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है वही बॉडी इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगी। तो यहाँ से क्या होगा, अभी ये सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन ना आकर कहाँ जाएगा, पोटेशियम परमाणु से सोडियम की ओर इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, समझ पा रहा। जबकि यहाँ पर देखिए अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा था पॉजिटिव चार्ज में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जा रहा है सोडियम चार्ज। यहाँ भी दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज से बॉडी से, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आप ये रट्टा ना मारे कि केवल क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में आता है, नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में जाएगा।